हेलो टू एवरीवन। आज के सेशन में आप लोगों के जो रिसेंटली कुछ कमेंट्स आए हैं, आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनसे रिलेटेड, उनको यहाँ पर मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं, उनको मैं रीड करता हूँ, फिर उसके बाद उसके आंसर्स आपको देता हूँ। और ए बिग थैंक टू ऑल, जो भी कमेंट्स मेरे पास काफ़ी अच्छे आते हैं उन सब के लिए, और जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे और जो मेरी लेक्चर वीडियोस देखते हैं उन सबको ए बिग थैंक्स टू ऑल। आप लोगों को मेरी जो लेक्चर वीडियोस हैं, जो जेस्ट की प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर CSR नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, ये सब मैं मानता हूँ। सो चलिए देखते हैं। जो पहला कमेंट है ये जेस्ट की जो मैंने वीडियो डाला था लैग्रेंजियन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, इस पर बेस्ड है। मुस्ताक हुसैन ने कमेंट किया है कि सेकंड केस में टू हुम वी शुड डिफरेंशिएट टू गेट इक्वेशंस ऑफ मोशन बोथ एक्स एज वेल एज थीटा इज देयर। जो लास्ट प्रॉब्लम थी इस लेक्चर वीडियो में, जिसमें मैंने ब्लॉक पर एक पेंडुलम को अटैच किया था और ब्लॉक मोशन में था। अब क्योंकि जब ब्लॉक मोशन में होगा तो पेंडुलम जो है वो भी मोशन में है, और दोनों चीज़ें मोशन में है, दोनों के लिए अलग अलग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ रहे थे। अगर मैं बात करूं x तो वो ब्लॉक के लिए था, और अगर मैं बात करूं थीटा तो वो पेंडुलम के लिए था। अब दोनों मोशन में है, दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो दो ही यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी, दो बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये महिमा का है। सर कुड यू प्लीज़ गिव द लिंक्स टू डाउनलोड द सजेस्टेड बुक्स एंड देयर सॉल्यूशन PDFs। आप लोगों को भी पता होगा, जब आप सर्च करते हो ऑनलाइन तो आपको सभी बुक्स फ्रीली नहीं मिलती हैं। कुछ बुक्स आपको परचेज़ करनी होती हैं ऑनलाइन, तो आप वो परचेज़ कीजिए, जबकि कुछ बुक्स जो है आप टेलीग्राम चैनल या फिर कुछ फेसबुक पर भी बच्चे शेयर करते हैं PDF बना करके, वो भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी कुछ जो है यूट्यूबर्स शेयर करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ड्राइव के साथ में शेयर करते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और कुछ बुक्स आपको गूगल पर साइट्स पर डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे फ्रीली में, आप उसको डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रिफिथ्स की बुक, तो ग्रिफिथ्स की बुक आपको मिल जाएंगी सारी की सारी गूगल पर, ठीक है, और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है सुलगना दत्ता का। सर कैन यू प्लीज़ टेक ए लेक्चर ऑन लैपलेस ट्रांसफॉर्म। यस, लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है ये CSR नेट में इस पे बेस्ड जो है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। जेस्ट में भी एक बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है इस पर बेस्ड, एक या दो बार। तो डेफिनेशन सबसे पहले अगर हम बात करें तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ जो फेमस फंक्शंस हैं, जैसे cos AX है, sin AX है, इस तरीके से साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, ये सब को जो है आपके सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद आप क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, जिसमें मैंने एक स्फेरिकली पोटेंशियल डिस्कस किया है। ये युकावा पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग बोर्न अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर ये स्कैटरिंग थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स से बेस्ड प्रॉब्लम है। सिंपली जो इसका फॉर्मूला होता है वो है 0 to ∞ R V of R sin BR dr, ठीक है। तो यहाँ पर V of R की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, R से R कैंसिल हो गया, और यहाँ पर e⁻⁻AR sin BR, यानी कि sin AX, इसका यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं तो आप कंप्लीटली इसको सॉल्व करने में कम से कम 2 या 3 मिनट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है ये है, सर इज BSc जनरल स्टूडेंट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। जेस्ट के एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं कि जनरल स्टूडेंट जो है BSc में, क्या ये एलिजिबल है एग्जाम के लिए। बिल्कुल एलिजिबल है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगा गया है जेस्ट के द्वारा वो है MSc। तो MSc आया तो आप फिजिक्स से या अप्लाइड फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे बेस्ड जो है आपकी MSc कंप्लीट होनी चाहिए, 55% एटलीस्ट आपकी बननी चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है जेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमेंट है ये खुशबू शाह का है। गुड इवनिंग सर, प्लीज गाइड मी फॉर एंट्रेंस रिगार्डिंग JNU DU एटसेट्रा। इनके प्रीवियस ईयर मिलने बहुत डिफिकल्ट हैं, स्पेशली जब से CBT मोड चालू हुआ है। बिल्कुल सही बात है, जब से कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको मिलने थोड़े मुश्किल हैं। एक क्वेश्चन पेपर जो है JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पर जो है लिंक जो आपको गिवन है, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है खुशबू। अभी इसके बाद कह रही हैं, आई कुड नॉट मेक इट थ्रू गेट दिस टाइम ड्यू टू 4 मार्क्स। ओके, आई होप आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है ये NT कंडक्ट करवाता है। इसका जो पर्पज़ है वो MPhil या PhD में एडमिशन लेना है, और इसका मोड है CBT, और ड्यूरेशन 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस 100 MCQs हैं, मार्क्स भी 100 हैं। यहाँ पर कोई किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो भी आ चुकी हैं 11 to 14 मई, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आप लोगों के एग्जाम है, आप लोगों का एग्जाम जो है वो बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा गेट का एग्जाम होता है, बल्कि उससे भी इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप गेट के अगर प्रिपरेशन कर चुके हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, रिवाइज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कमेंट। ये है, सर प्लीज क्वांटम मैकेनिक्स से हाइड्रोजन एटम के L² और उसके जो Z कंपोनेंट है उसकी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स जो है उसको कवर कर दीजिएगा। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक वेव फंक्शन गिवन है जो लीनियर कॉम्बिनेशन है 3 वेव फंक्शंस का, और आपने जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है क्या ये जो वेव फंक्शन है क्या ये आइगन फंक्शन है Lz का। तो अगर ये हमें पता करना है तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सभी स्टेट्स में जो ml की वैल्यू है वो डिफरेंट है। ये चेक करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आइदर आप Lz जो है ऑपरेट करके देख सकते हैं वेव फंक्शन पर, तो आप देखेंगे कि Lz जब आप फाई पर ऑपरेट करेंगे या साई पर जब आप ऑपरेट करेंगे तो फिर आपके केस में कोई किस तरीके की आइगन वैल्यू इक्वेशन देखने को नहीं मिलती है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ Lz, ठीक है। और वैसे सिंपली आप ये भी चेक कर सकते हैं कि सभी स्टेट्स में ml की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, 0 है, -1 है और 3 है लास्ट में, तो यहाँ पर ये आइगन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इसी में ही क्वेश्चन आगे प्रोसीड करते हैं कि Lz की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है CL², यानी जो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं उनका आप स्क्वायर कीजिए, ठीक है। यानी ये प्रोबेबिलिटी है एक तरीके से, ठीक है। एम्पलीट्यूड का यहाँ पर स्क्वायर किया गया, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बता रहा है psi1, psi2 और psi3, ठीक है। अगर इसको मैं कंबाइन करूँ तो psi बनता है, ठीक है। यहाँ पर ml ये इसका आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी वैल्यूज पुट करने पर 1/16, ये सब वैल्यूज मैंने पुट किया, आंसर आ रहा है 15/16 इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। L² अगर होता तो उस केस में हो जाता L of L+1 ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनदर एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट 2020 का क्वेश्चन है जिसमें साई की वैल्यू गिवन है x - y+2z इंटू f of r। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक जो है यहाँ पर एक वेव फंक्शन आपको गिवन है हाइड्रोजन एटम के लिए। इट इज आइगन फंक्शन ऑफ L² गिवन है अब ये चीज कि आइगन फंक्शन है L² का विद L इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो देखो x, y और z स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। अब ये तीनों जो टर्म्स हैं इसमें थीटा की 1 पावर होगी, देख लीजिए आप। साइन थीटा में भी साइन थीटा की पावर कितनी है 1 है, ठीक है। इस तरीके से जेड में देखें तो कोस थीटा की पावर कितनी है 1 है, ठीक है। और सभी जो है या तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर ऐड हो रहे हैं, x - y+2z, ठीक है। क्योंकि सभी में पावर जो है थीटा की 1 है इसलिए यहाँ पर इट इज आइगन फंक्शन विद L इज इक्वल टू 1, ये चेक करने का तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है ये है, सर वाई इट इज़ नॉट 8 फैक्टोरियल। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी से बेस्ड जो है क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे जेस्ट के, उसमें एक क्वेश्चन था कि 10% जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, C, A और F यहाँ पर ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए कितने नंबर ऑफ चांसेस या कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो मैंने इसका आंसर बताया था कि आप ये देखिए सबसे पहले कि अरेंजमेंट्स कितने बन रहे हैं और सिलेक्शन जो है वो कितने हैं। तो सिलेक्शन एंड यहाँ पर क्या होगा, सेलेक्ट करना एंड अरेंज में करना, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई यूज हो जाएगा। सो 7 के लिए जो है आप 7 फैक्टोरियल यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन C, A और F के लिए आपने डिफाइन कर दिया कि ये एक साथ जाने हैं, इसलिए सेलेक्ट करना 3 को 10 में से, तो कॉम्बिनेशन यहाँ यूज हो जाएगा 10C3 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10C3 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। आप ये प्रॉब्लम इस वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हैं जो मैंने प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेस्ट यहाँ पर बनाई हुई है। इसमें पहली प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन है, सर व्हाई इट इज नॉट 8 फैक्टोरियल, फेवरेबल आउटकम इन फर्स्ट क्वेश्चन बिकॉज CF कभी भी आ सकते हैं ना, पहले B आ गया फिर CF आए या फिर लास्ट में CF आए तो उनको 1 कंसीडर करना चाहिए ना सर, प्लीज टेल। देखो यहाँ पर जो 3 जो हमारे पास है C, A और F, इनकी पोजीशंस आपने डिफाइन कर दी हैं। बाकी जो 7 बचे हैं उनकी पोजीशन जो है वो आपने डिफाइन नहीं की हुई, तो उनके जो यहाँ पर आप अरेंज करेंगे ना, उनको अरेंज करने कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 7 फैक्टोरियल हैं, तो 8 फैक्टोरियल थोड़े ना आएगा, 7 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। और C, A, F यानी कि 3 यहाँ पर आपने सेलेक्ट किए हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 10C3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट है आशीष कुमार का, सर आप जस्ट पर वीडियो डालो प्लीज़। हाँ, कुछ मुझे 5-6 दिन हो गए हैं मैंने जस्ट पर वीडियोस नहीं डाली हैं, वो मैंने पब्लिश नहीं की हैं, तो उनको यहाँ पर मैं पब्लिश कर दूंगा, 1-2 दिन आप वेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है KGF प्रिंस का यहाँ पर कमेंट है, सर वाई ब्लैक होल ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल इफ
ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट कैन सी अदर साइड ऑफ यूनिवर्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए वर्म होल जो है या फिर आइंस्टीन रोजल ब्रिज डायग्राम इसी के बारे में यहाँ पर जो आइडिया देता है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल के बीच में अगर किसी तरीके से एक ब्रिज को कनेक्ट कर दिया जाए और उसमें अगर हम एंटर करें तो फिर आप जो है पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन कुछ डिफिकल्टीज यहाँ पर होंगी। पहली डिफिकल्टी होगी कि आप जब जाएंगे उसके अंदर तो स्पीड ऑफ लाइट या उससे ज़्यादा आपको चाहिएगी स्पीड, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। दूसरा यहाँ पर यह है क्योंकि ब्लैक होल स्टेबलाइज है और दूसरी तरफ जो व्हाइट होल जो इसके अपोजिट है वो डीस्टेबलाइज है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत होगी। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो नहीं है। और अगर आप ये कहेंगे कि नेगेटिव एनर्जी है पर हमें दिखते नहीं है तो फिर आप उसको जो है ऐसा भी कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है तो फिर व्हाइट होल भी एग्जिस्ट करता है, जो है अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है किसी तरीके से तो आप पास्ट में जा सकते हैं। और थर्ड यहाँ पर एक पैराडॉक्स होता है कि अगर आप पास्ट में पहुँच गए हैं और आपने अपने ग्रैंडफादर या फिर अपने फादर को यहाँ पर जो है डेथ कर दिया उसका, तो फिर किस तरीके से आप बोर्न हो जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर एक पैराडॉक्स आ जाता है। ठीक है, तो 3 डिफिकल्टीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आया नंदी का, सर कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन DRDO RAC इंटरव्यू प्रिपरेशन। I need some guidance. Should I also aware of some current affairs related to DRDO? प्लीज़ सर ट्राई टू अपलोड ए वीडियो ऑन दिस। देखो जो यहाँ पर किसी भी तरीके का जो इंटरव्यू होता है, सबसे पहले तो आप लोगों से जो है एक टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में यहाँ पर 2-3 दिन इंटरव्यू चलते हैं। और इंटरव्यू जब आपके चलेंगे तो उस दौरान आपसे जब इंटरव्यू लिया जाता है तो सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। बैकग्राउंड यानी कि आपने इससे पहले क्या किया है और कहाँ से आपने जो है अपनी स्टडी कंप्लीट की है और आपका यहाँ पर DRDO में क्यों इंटरेस्ट है। आपसे ये भी पूछ सकता है DRDO में आप लोग क्यों जो है यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। और फिर आप लोगों की जो सब्जेक्ट है उस पर यहाँ पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आप रेफरेंस बुक्स पढ़ सकते हैं। इनसे बेस्ड जो है डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर शायद 5 यहाँ पर जो है कमिटी होती है जो आपसे अलग अलग जो है आपसे क्वेश्चन पूछती है। तो वहाँ पर जो है आप आंसर देते जाइए, वो आपको डीपली जो है आंसर कुछ खुद भी देते हैं वो आंसर, ऐसी बात नहीं है खुद नहीं देते हैं आंसर, वो खुद भी आपको हिंट के थ्रू आपको बताते रहते हैं। और आप जो है ये 50 मिनट्स या 40 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। फिर उसके बाद लिस्ट लगती है, तब आपका कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो DRDO RAC की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर इसका जो पर्पज़ है वो साइंटिस्ट है B पोस्ट पर, और इसमें जो फिजिक्स की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 14 हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट जो है ये पोस्ट पर आया है, जो मैंने एक पोस्ट डाला था ट्विन पैराडॉक्स पर, उस पर पीयूष सकलानी कह रहे हैं बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीथिंग टू गो विद द स्पीड ऑफ लाइट, सो मे बी इट विल नेवर हैपन। इम्पॉसिबल नहीं है स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाना, लेकिन यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया है वो मैंने आप देख सकते हैं इस पोस्ट में मैंने डिस्कस किया है नियरली स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नियरली जो है स्पेसशिप की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। 3c/5 लेते हैं कई बार, ठीक है, 4c/5 इस तरीके से जनरल कुछ हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, उनको यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ बना के देता है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कमेंट सुनीता का है, मेन इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस सर फॉर क्रैक CSIR एग्जाम। चलिए आप लोगों के साथ CSIR एग्जाम जो है, जो भी यहाँ पर एस्पायरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर मैं एक बार देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो BJT है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, काउंटर्स हैं, और इसके बाद A/D और D/A कन्वर्टर्स हैं। इसमें गेट्स और लगा लीजिएगा, गेट्स जो है उसको भी आपको आना चाहिए K-मैप। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वांटम फिजिक्स है, जैसे आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जो है यहाँ पर देखिए। हाइड्रोजन एटम से बेस्ड, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से बेस्ड, बोर्न अप्रॉक्सीमेशन और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, किसी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपसे निकलवा सकता है, आइदर SX, SY, SZ स्पिन्स के अंदर। एंगुलर मोमेंटम में बात करें तो LX, LY, LZ, इसी तरीके से हो सकता है एनर्जी आइगन वैल्यू आपसे निकलवा ले। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, वेव फंक्शन देकर के आपसे वैल्यूज फाइंड आउट करवा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स में न्यूमेरिकल टेक्निक से एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है, जिसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो न्यूटन रेफसन मेथड है, ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन 1/3 रूल है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, उनको आप एक बार देखिएगा। फोरियर और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जितने भी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले हैं सभी आपको याद होना चाहिए। प्रॉपर्टीज से जो है बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की बात करूं तो पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, इससे सर पूछता है। नेक्स्ट हम बात करें मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज हैं, हर्मिशंस, क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपको जितने भी मैट्रिसेस के टाइप्स पता है और उनके प्रॉपर्टीज पता है वो आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है कोची रेसिड्यू थ्योरम, मैंने वीडियो लेक्चर भी बना रखा है जेस्ट पे, आप देख सकते हैं उसके लिए।
ठीक है, वही जेस्ट वाली लेक्चर वीडियो आपको हेल्प करेगी CSR नेट या फिर गेट का एग्जाम क्रैक करने में, ठीक है, जो कोची रेसिड्यू थ्योरम से बेस्ड मैंने बना रखी है लेक्चर वीडियो। नेक्स्ट है ग्रीन्स फंक्शन, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन्स फंक्शन की एक दो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे आप डायरेक्टली ऑप्शन से मिलान कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिसकंटिन्यूटी जो प्रॉपर्टी होती है उससे आप 4 जो आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं उनमें से आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इससे बेस्ड जो है 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है SSR एग्जाम में। नेक्स्ट है एनालिटिकल मैकेनिक्स, इस बार के एग्जाम में नहीं आया था एनालिटिकल मैकेनिक्स, इस बार आने के चांसेस पूरे हैं। देखिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बेस्ड हो सकता है क्वेश्चंस। इसके बाद लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन और आइलर लैग्रेंजेस ऑफ इक्वेशन, इससे बेस्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी जो इस बार भी आया था क्वेश्चन फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी से, हैमिल्टन इक्वेशंस हैं और जनरेटिंग फंक्शन, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आइसिंग मॉडल है, रैंडम वॉकर जो प्रॉब्लम्स हैं वो, और रैंडम वॉकर में जैसे आप फॉर्मूला जो है मीन का है, वेरिएंस का है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है, अलोंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, आप याद रखिए इसको, ठीक है। इनसे बेस्ड क्वेश्चन आता है, टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से बेस्ड और थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, यानी कि थर्मोडायनेमिक फंक्शन का मतलब ये हो गया कि पार्टीशन फंक्शन कुछ सिस्टम्स का तो आपको याद होना चाहिए। जैसे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, क्लासिकल के केस में ले लो चाहे क्वांटम के केस में ले लो, इस तरीके से स्पिन्स हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, तो कुछ पार्टीशन फंक्शन जो है उनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। वहां से अलग अलग जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं वो आपसे फाइंड आउट करवा सकता है, आइदर एंट्रोपी है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, गिब्स पोटेंशियल है, स्पेसिफिक हीट है, इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसमें भी केस बना सकता है कि एट लो टेम्परेचर फाइंड आउट कीजिए, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, उसके जो है बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है EMT में पॉइंटिंग वेक्टर, वैसे तो बहुत बड़ा है EMT, लेकिन मैंने 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं। एक पोलराइजेशन आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर है, मैक्सवेल इक्वेशंस चारों आपको याद होनी चाहिए, बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, E, P और D वाली, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट E और D वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली। अदर्स में कुछ आ जाती हैं, जैसे शेल मॉडल है, इस बार भी क्वेश्चन आया था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फिर दोबारा से इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आया था, एलिमेंट्री रिएक्शंस, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आता है लगभग, कि कौन सी वाली इक्वेशन जो है यहाँ पर कंजर्व है, कौन सी रिएक्शन यहाँ पर कंजर्व है, या फिर कंजर्व होने के लिए यहाँ पर जो है क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, ये सब आपसे पूछ सकता है। लाइफ टाइम का ऑर्डर जो है वो आपसे पूछ सकता है, इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, चाहे फिर ओमेगा के रिलेशन या फिर ई के रिलेशन दे दे, इसी में ही आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये भी कवर हो जाता है, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये भी इसके अंदर कवर कर लेना। नेक्स्ट है LS कपलिंग, ठीक है, LS कपलिंग के बाद में ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये आपसे पूछ सकता है, हुंड्स रूल, इसके लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट का एक फॉर्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। और सिग्मा और पाई कंपोनेंट्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी याद रखना है। लेजर से बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी से बेस्ड हो सकता है। और लास्ट है हॉल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है सुदेश कुमार का कि सर एनी रेफरेंस बुक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रेफरेंस बुक, देखिए मैंने बुक्स के लिए वैसे जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं, कॉलेज में चलती हैं, उनसे बेस्ड मैंने एक लेक्चर वीडियो भी बनाया, भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी इस सेशन में भी आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन कौन सी बुक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की मिलीमैन एंड हल्कियास, ये इंपॉर्टेंट बुक है। VK मेहता, जिसको आप मेहता एंड मेहता कहते हैं, ये बुक भी है। और SMG जो हाई लेवल की है, जो MSc में पढ़ाया जाता है, जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मालविनो एंड लीच, आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो इसको एक बार जरूर से जरूर देखना है। और अनुराग अरोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है सर प्लीज़ EMT के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दो जेस्ट के विद कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलिए जेस्ट के जो हमारे पास EMT के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है, इट सेज सर थैंक यू फॉर ऑल दीज, प्लीज मेक ए वीडियो ऑन BJT एंड ऑप-एम्प फ्रॉम कोलकाता। चलो ठीक है, BJT और ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखिए BJT एक ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर है। और एम्पलीफायर जो है ये किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ या एम्पलीट्यूड को, स्ट्रेंथ जो है एम्पलीट्यूड है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने का काम आता है। तो एम्पलीफायर का ये काम है। और ट्रांजिस्टर जो है इट इज़ यूज टू क्रिएट एम्पलीफायर्स और एक्ट एज ए स्विच, ठीक है। अगर हमने BJT और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रॉब्लम्स करनी है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स का आपको जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स आप सबसे पहले याद रखिए, फिर उसके बाद आपको जो है कुछ यहाँ पर जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप ही प्रैक्टिस बनती चली जाएगी ट्रांजिस्टर और यहाँ पर जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं एम्पलीफायर से बेस्ड। तो कौन कौन सी यहाँ पर टेक्निक्स आपको देखनी है। एक तो है किरचॉफ करंट लॉ,
किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज और करंट डिवाइडर रूल, ये भी आपको आना चाहिए। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नोडल एनालिसिस के बारे में भी पता होना चाहिए। और जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनको भी आपने देखना है। जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम जानते हैं कि जो एमीटर करंट है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ बेस एंड कलेक्टर करंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर VBE की वैल्यू अगर हमको नहीं गिवन है तो 0.7 वोल्ट ली जाती है। नेक्स्ट इसमें ड्यू टू इन्फिनाइट इनपुट इंपीडेंस ऑफ आइडियल ऑप एम्प, ये कंडीशन है कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, जिसके वजह से जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उसमें कोई करंट नहीं जाता है। तो जो आप इनपुट में देते हैं करंट वही आपको बाहर भी मिलता है आउटपुट में, ठीक है। तो कोई भी किसी तरीके का करंट जो है वो इनपुट टर्मिनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नहीं गया, इसलिए करंट को इक्वल रख देते हैं I1 इज इक्वल टू I2, जिससे आप इक्वेशन जो है निकाल सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन मतलब आउटपुट निकाल सकते हैं आप यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट है सरिता मित्तल का, एंड शी सेज सर जब इंटीग्रेशन सोल्व करते तो कहीं तो सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ ऑल पोल्स करते हैं और कहीं पर सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ पोल्स लाई ऑन अपर हाफ प्लेन करते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि कौन सा यूज़ करना है। देखो अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल, जब हम अपर हाफ प्लेन लेते हैं तो ये हम लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स में, यानी कि जब हम बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट होती है एफ ऑफ जेड डी जेड, या फिर 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड डी जेड होता है, तब हम लेते हैं। लेकिन अगर क्लोज्ड काउंटर सी, ठीक है, क्लोज्ड काउंटर सी की अगर बात करता है एफ ऑफ जेड डी जेड, तब हम पूरा सर्कल लेकर के चलते हैं। ये मैंने उस लेक्चर वीडियो में बता भी रखा है जो जस्ट पर मैंने बनाई है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो भी यहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट है जया का, सर कैन यू प्लीज गाइड अबाउट इंटरव्यू ऑफ डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स एट बार्क। पहले जान लेते हैं इस एग्जाम के बारे में। देखिए रेडियोलॉजी या ये रेडियोलॉजिकल फिजिक्स जो है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि रेडिएशंस का यूज़ करते हुए किस तरीके से जो हमारे पास जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, डिजीज़ होते हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये 1 ईयर पोस्ट MSc कोर्स होता है और इसमें टोटल सीट्स इस बार 30 हैं। इसके जो इंटरव्यू की जो डेट्स आई हैं वो 3 दिन की हैं, 10 to 12 मई 2021। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो 60% होना चाहिए MSc फिजिक्स में। और देखिए यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है उसमें सबसे पहले तो आपको अपना बैकग्राउंड अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्यों मैं ये जॉब करना चाह रहा हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। मैं कहता हूँ 1 या 2 बुक्स, रेफरेंस बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए और कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप करने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स से स्पेशलाइजेशन कर रखी है और वो उसको पसंद है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। हालांकि क्या होता है, कुछ इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ वो अदर यहाँ पर बुक्स से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है तो ये ज़रूरी होता है कि एक ही सब्जेक्ट नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर के चलना होता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कमांड किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से है और आप आंसर्स देते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। और मेन दिक्कत ये भी होता है कि इंटरव्यू के टाइम पे जो है बच्चे हैं वो नर्वस हो जाते हैं, वो नर्वस नहीं होना है। 40 to 50 मिनट्स इंटरव्यू चलता है, कई बार 1 आवर भी चल जाता है, तो अच्छे से आपको इंटरव्यू देना है, वो आपकी हेल्प भी करते हैं बीच बीच में। नेक्स्ट जो कमेंट है सुदीप चौधरी का है, एंड ही सेज कि न्यूटन रेफसन मेथड IIT जैम में है क्या? नहीं, IIT जैम में न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूटन रेफसन मेथड जो है वो नहीं है, ये CSR नेट में पूछता है, ठीक है, तो वहां पर आप इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट है कौस्तव का है, थैंक यू सर, दिस इज रियली हेल्पफुल, प्लीज कवर स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखो स्पिन और एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कहाँ पर, क्लासिकल फिजिक्स में, फिर हम पढ़ते हैं इसको क्वांटम फिजिक्स में। सो एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स में, सो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग बॉडी एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम। जैसा हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था कि यहाँ पर mv होता है लीनियर मोमेंटम, वैसे यहाँ पर I ओमेगा हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई विद एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम जो ऑपरेटर होता है इट इज r क्रॉस p। इसी का फॉर्मूले का यूज करते हुए अगर आप LZ की वैल्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आप अगर याद रखेंगे तो वैल्यू होती है xpy माइनस ypx, ठीक है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एक है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है, ऐसा एटॉमिक फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो मतलब है वो ये है कि किसी भी जो है ओरिजिन के अबाउट किसी ऑर्बिट में मूव करना, ठीक है, अब अराउंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है तो वो सन के अबाउट करने लग रहा है, तो यहाँ पर जो अर्थ का जो रोटेशन है अबाउट सन, दिस गिव्स यू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और जो यहाँ पर अर्थ है इट्स आल्सो स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस दैट प्रोड्यूस द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट अर्थ एंड इट प्रोड्यूस द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम अकाउंट्स फॉर स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, that is its intrinsic property, and J is equal to L plus S,
ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल से मैंने आप लोगों को समझाया गया है एंगुलर मोमेंटम। जैसे साई की वैल्यू हमें गिवन है 2 1 -1, ये n l m l की वैल्यू हमें गिवन है प्लस में 2 1 1 एंड पूछा गया है कि क्या ये आइगन फंक्शन है एल स्क्वायर और एल जेड का। तो देखिए दिस वेव फंक्शन इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू, बिल्कुल सही है, विद एल इज इक्वल टू 1। एन एल एम एल की वैल्यू अगर हम देखें तो एल की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। तो देखो यहाँ पर दोनों केसेस में सेम है, ये चेक करने का एक सिंपल तरीका है। सो इट इज आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर, बट बोथ हैव डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर एम एल की वैल्यू हम बात करें तो एम एल की वैल्यू दोनों केसेस में डिफरेंट है, एक में -1 है और एक में 1 है। सो इट इज नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ एल जेड। ठीक है। इसके बाद लेडर ऑपरेटर्स आते हैं एंगुलर मोमेंटम में, दैट रेज और लोअर द क्वांटम नंबर। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, एल प्लस बी और एल माइनस बी। ठीक है। किस तरीके से जब ऑपरेट करते हैं किसी हम स्टेट के ऊपर एल और एम के ऊपर, तो किस तरीके से चेंज कर देता है, एम की वैल्यू चेंज कर देता है, एम की वैल्यू जो है -1 कर सकता है या फिर +1। ठीक है, डिपेंड करता है रेजिंग ऑपरेटर है या फिर लोअरिंग ऑपरेटर है। एल प्लस माइनस इन टर्म्स ऑफ एल एक्स और एल वाई आपको फॉर्मूला गिवन है, ये भी आप याद रखिएगा। और आगे जाके कुछ कम्यूटेटर्स हैं यहाँ पर, ये कम्यूटेटर्स की वैल्यू भी आपने याद रखना है। आप देख सकते हैं एल आई एल जे का जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूट करने पर इसकी वैल्यू आते हैं आयोटा एच कट ई आई जे के, ये हमारे पास में है लेवी-क्विटा टेंसर। ठीक है, टेंसर्स पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं गेट पर। ठीक है, और एल के। नेक्स्ट कमेंट है एट फिज फ्रेम, सर आइडियल गैस एंड मेटल, ये स्पेसिफिक हीट पूछ रहे हैं। आइडियल गैस के केस में जैसे मोनोएटॉमिक है तो 3/2 होता है, डायटोमिक है 5/2, इस तरीके से ट्राइटोमिक है तो 7/2। एंड केस ऑफ मेटल, मेटल के केस में पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है, लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। थोड़ा आप स्टडी कीजिए इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपको स्पेसिफिक मेटल का मिलेगा, और जो आइडियल गैस है इसका आपको मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स की बुक में। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एट रूम टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट फॉर हाई टेम्परेचर, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। आप देखिए वहाँ पर कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, फिर उसके बाद आप देखिए कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं। वो आपका फॉर्मूला होता है 3n-5 कुछ केस में और 3n-6 कुछ केस में। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि लीनियर ट्राइटोमिक है या फिर यहाँ पर नॉन लीनियर ट्राइटोमिक है। तो डिफरेंट केसेस बनते हैं। टेबल आपको किसी बुक में गिवन होगी, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है and please sir give some concepts on heat phenomena which was asked in just 2020 questions part A and the question number was 4, do check sir। हीट से बेस्ड जो क्वेश्चन आया है, देखिए वो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है मेरे केस में तो। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा है, और इसमें क्या है कि हमारे पास में थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? सो थर्मल कंडक्टिविटी जो है इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू कंडक्ट और ट्रांसफर द हीट। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो का जो फॉर्मूला होता है वो है dq/dt इज इक्वल टू ka, ये एरिया है, और dt/dx ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ठीक है, अब टेम्परेचर इंटरफेस का आपने निकालना है, यानी कैपिटल T हम मान लेते हैं उसको। और अगर ये दोनों रोड्स आप देख सकते हैं डायग्राम में सीरीज में कनेक्ट हैं, अगर सीरीज में ये दोनों रोड्स कनेक्ट हैं तो यहाँ पर जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो आप दोनों को बराबर रखिए। यहाँ पर जो टेम्परेचर में चेंज करना है वो TF - TI होना चाहिए, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए कीजिए, सेकंड के लिए कीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए और यहाँ से आप रिलेशन निकाल लेंगे T1 और T2 में। ये क्वेश्चन आपका जस्ट 2020 में पूछा गया था। सो चलिए, ये कुछ जो है कमेंट्स आप लोगों के आए थे, और बिग थैंक यू टू ऑल। और सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, अभी 3000 जो है 4000 होने वाले हैं अभी तो। और कुछ स्पेसिफिक है, कोई टॉपिक है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू टू ऑल।